गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने साइंस के चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना। हमने जाना था कि क्लीनिंग इन्वायरमेंट को के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट हमारा था कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट्स रीड द चैप्टर फर्स्टली। Microorganisms are used in making alcohol, wine, vinegar. Yeast is used for commercial product of alcohol and wine. For this, yeast is grown on natural sugar present in wheat, rice, barley, crust, fruit, juice, etc. Alcohol is converted into vinegar by the action of lactic acid bacterium called Ectobacter एक्टिक। अब हम पढ़ेंगे कि इनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का केमिकल यूज़ किस तरीके से कमर्शियल यूज़ कैसे होता है, यानी व्यावसायिक तरीके से हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अल्कोहल, वाइन या विनेगर वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, ये अल्कोहल या वाइन के यीस्ट से बनते हैं, और यीस्ट एक बैक्टीरिया होता है। और इसके लिए क्या किया जाता है, यीस्ट को नेचुरली तरीके से बढ़ाया जाता है, ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, जैसे गेहूं में, चावल में या बार्ली वगैरह में या सड़े हुए फ्रूट्स में। उसके बाद क्या किया जाता है, इन सबको जब वो बहुत ज़्यादा रोटेट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, फिर अल्कोहल में ये अल्कोहल इनसे निकाला जाता है और अल्कोहल को विनेगर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें जो बैक्टीरियाज थे जिनको लैक्टिक एसिड कहा गया है, उनके फॉर्म से चेंज किया जाता है और इसका नाम होता है एक्टोबैक्टर एक्टिक। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। When sugar is converted into alcohol, it gives out a smell. Then it is called the sugar is fragment. Fragmentation was discovered by Louis Pasteur in 1857. तो जो ये प्रोसेस होता है शुगर से चीनी तक, शुगर से अल्कोहल बनाने की विधि, इसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। और सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन का वो डिस्कवर लुइस पास्चर ने 1857 में किया था। इन्होंने ही दूध से दही बनाने की विधि का भी ये किया था, जिसको फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही किया जाता है। नेक्स्ट इज मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिकल यूज़। वेन एवर यू fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsule or injection. The source of these medicine is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotic. जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, हमें दवाई लिखता है। तो जो दवाई लिखता है, टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने होते हैं। अब ये कैसे काम करता है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोब्स के ही कारण हम बीमार पड़ते हैं। तो एंटीबायोटिक दवा लेने से क्या होता है कि उसमें भी वही सारे माइक्रोब्स पहले से रहते हैं, उन्हीं माइक्रोब्स से दवाइयाँ तैयार की जाती है। अगर हम एग्जांपल ले कफ़ होता है, कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर बैक्टीरिया इतने ज़्यादा अमाउंट में जा चुके होते हैं कि हमारे इसमें कफ़ में जम जाते हैं, हमारे सांस में, लंग्स में जम जाते हैं। अब जब हम एंटीबायोटिक उसका लेते हैं, दवा लेते हैं, जो कफ सिरप लेते हैं, वो भी बैक्टीरिया से ही बने होते हैं। अब वो बैक्टीरियाज हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और पावरफुल होते हैं। जो बैक्टीरियाज हमारे अंदर हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब उस कंडीशन में प्रोसेस ये होता है कि जब हम दवा के रूप में, सिरप के रूप में बैक्टीरियाज को अंदर लेते हैं, वो बैक्टीरिया उनसे लड़ के उनको ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो हम ले रहे हैं दवा, बैक्टीरिया, वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, फ्रेंड होता है हमारा, इसलिए वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है।
एंटीबायोटिक लाइक स्टेरोमिसिन, एरिथ्रोमिक्सिन etc आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरियाज। अभी मैंने बताया कि ये सब भी बैक्टीरिया से पाए जाते हैं या फंगी से। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। जो पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन तैयार किया गया था वो फंगस से तैयार किया गया था, जिनका नाम था, उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इट सेव मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस डिजीज। That is why it was once called the wonderful drug। तो उस समय जब ये पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ तो ये उस समय अरबों लोगों की जान इससे बची थी, जिसकी वजह से पेनिसिलिन को वंडरफुल ड्रग भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए नॉलेज विंडो में बताया गया है। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन का आविष्कार, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में की गई थी। ये हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाई चांस he discovered that presence of mold prevent the growth of bacteria। जब ये किसी चीज़ का शोध कर रहे थे तो उसमें इन्होंने देखा अचानक कि माउल्ड जो हैं वो बैक्टीरियाज के ग्रोथ को रोक रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं, कवर कर रहे हैं, एंड ऑल्सो किल देम, और बैक्टीरिया को मार भी रहे हैं। दिस माउल्ड वाज आइडेंटिफाइड एज पेनिसिलियम नोटेटम। और वो माउल्ड जब उन्होंने चेक किया तो पता चला ये पेनिसिलियम नोटेटम है, यानी कि एक फंगस की श्रेणी का एक जीव है। एंड द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग बैक्टीरिया, और जिस वजह से बैक्टीरिया मारे जा रहे थे, जिस पेनिसिलियम जिसके शरीर में ऐसा कुछ प्रेजेंस था जिससे कि बैक्टीरिया मर रहे थे, वो था पेनिसिलिन। तो वही पेनिसिलिन अब यूज होता है जब शरीर में बीमार व्यक्ति के शरीर से बैक्टीरिया को किल करना होता है। नेक्स्ट इज वैक्सीन। व्हेन अ डिजीज कॉज माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, the body produces antibodies to fight microbes. If dead or weakened microbes are introduced in healthy body, the body kills the microbes by producing antibodies against them. The antibodies remain in body and we are protected from disease caused microbes. This is how a vaccine works. Several diseases including TB, cholera, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। वैक्सीन यानी कि सुई जो हम लेते हैं जिसका टीकाकरण होता है, इसके में क्या होता है, इस टीका का होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे कॉलरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस वगैरह से ग्रसित है या उनसे ग्रसित होने के लिए इसको बचाना है, तो क्या किया जाता है कि जो टीबी, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस जिन माइक्रोब्स के कारण होता है, उसी माइक्रोब्स की दवा में उस माइक्रोब्स को बनाकर, उस माइक्रोब्स को डालकर हमारे शरीर में पहले इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी सुई लगा दी जाती है, टीकाकरण कर दिया जाता है। अब क्या होता है, जब वो बीमारी के जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे शरीर में कभी एंटर करते भी हैं हमें बीमार करने के लिए, तो पहले से ही एंटीबॉडीज़ बैठा हुआ है, यानी पहले से ही वो सारे माइक्रोब्स अंदर बैठे हुए हैं और वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि बाहर वाले माइक्रोब्स को मार के ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं और हम बच जाते हैं। The discovery of vaccine was made by Edward Jenner in 1798. The first ever vaccine prepared by Edward Jenner was against smallpox. These days, children are given vaccine from their early childhood against many deadly diseases such as diphtheria, tetanus, whooping cough, thyroid and polio। सबसे पहले वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ये हैं साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर। इन्होंने 1798 में इसकी खोज की थी। उस समय क्या करते थे, जैसे छोटे बच्चों को बहुत सारी बीमारियां होती थी, जैसे डिप्थीरिया, टीटनस का कफ हो जाता था, पोलियो हो जाता था, टाइफाइड हो जाता था। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों के अर्ली स्टेज में ही, जब बच्चा 2, 4, 5, 6 महीने का होता है, 7 महीने का,
तभी उसको ये सब इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, ताकि वो इन बीमारियों से ग्रसित ना हो सके। An intensive pulse polio campaign has been launched in India to eradicate polio, the crippling disease. Because of this, the incidence of polio has been reduced considered in India. भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, जिसके तहत लोगों को, बच्चों को पोलियो मुक्त किया जा सके, लोग जनता को जागरूक बनाया जा सके। A worldwide campaign was started some 40 years ago. Many countries, with the help of this campaign, have been polio free. Polio drop are actually a vaccine used against polio causing microbes. पोलियो से बचाव के लिए, पोलियो एक बीमारी है जो कि माइक्रोब्स के कारण होती है, तो उससे बचाव के लिए एक टीकाकरण होता था, जिसमें भारत और अन्य देशों ने मदद ली और अपने आप को पोलियो फ्री देश बनाया। ये तो इसका हो गया मेडिसिनल यूज़। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कैसे होता है, कुछ बैक्टीरिया आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, प्रीवियस चैप्टर में, कि जैसे ब्लू ग्रीन अलगिया वगैरह जो है वो मिट्टी में पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म में रहते हैं। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है, और नाइट्रोजन वो सीधे फॉर्म में नहीं ले पाते हैं। अब जो मिट्टी में घुलनशील बैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम वगैरह, वो क्या करते हैं कि उन्हें वो सांस के द्वारा नाइट्रोजन ट्रैप करते हैं, और नाइट्रोजन को ट्रैप करके मिट्टी में सॉल्युबल फॉर्म में मिला देते हैं। अब जब मिट्टी में खाद पानी डाला जाता है तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो ये होता है इसका सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है अब हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स तो बहुत अच्छे थे, बहुत यूज़फुल थे, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, और उनसे बहुत बुरी तरीके की बीमारियां भी होती है। और ख़ास करके जब ये व्यक्ति को बीमार करने के लिए अगर बात की जाए, तो माइक्रोब्स हमारे शरीर तक, हम तक पहुंचता है थ्रू द फूड, वाटर एंड एयर। वाटर के सहारे या फूड के सहारे या फिर एयर ट्रांसमिशन के थ्रू माइक्रोब्स हमारे अंदर आता है, और वो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से इन्फेक्ट करता है। जैसे अभी कोविड-19 चला है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, जो कि यदि एक व्यक्ति कोरोना के संक्रमण में आता है, उसके चपेटे में आता है, वो उसे अपने में संक्रमित कर लेता है। अब जब वो व्यक्ति जो कि संक्रमित हो चुका है, वो दूसरे को जब टच करता है या फिर किसी तरीके से उसके कांटेक्ट में आता है, फिर उसे भी वो इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्टेड करता है। तो ये होता है इसके बीमारियों के। बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं जो कम्युनिकेशन डिजीज़ होते हैं, जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, टीबी, चिकन पॉक्स, ट्रैकोमा। ये सब बीमारियाँ जो होती हैं ये माइक्रोब्स के ही कारण होती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब ये देखिए माइक्रोब्स के कारण हमें बीमारी होती है तो किस तरीके से वो आते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले तो वो जो माइक्रोब्स है वो हमारे हेल्दी शरीर में, एक हेल्दी आदमी के शरीर में एंटर करता है, तो उसको इन्फेक्शन कहते हैं। और जब जो व्यक्ति उस बीमारी उस माइक्रोब से ग्रसित हो चुका है, उसको इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं। अब वो इन्फेक्टेड पर्सन यदि मान लीजिए वो छींकता है थ्रू एयर, कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि वो छींक रहा है, छींकने के क्रम में छींकता है, तो जब हम उसके सामने हैं, उस स्नीजिंग करता है यानी छींकता है, तो अगर हम उसके आसपास में हैं और उसके मुंह से जो मॉलिक्यूल्स निकले थे एयर के कांटेक्ट में जब आया, एयर उसके माउथ के पास का एयर भी इन्फेक्टेड हो गया, और वही एयर अगर हमारे नाक में या फिर मुंह में चला जाता है, हम किसी तरीके से सांस ले या फिर उससे बात कर रहे हो, तो हमारे तक पहुंच जाता है थ्रू फूड एंड वाटर। अगर हम संक्रमित व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खाते हैं, उसके जूठे ग्लास से पानी पीते हैं, तो भी ये बीमारी फैलती है। एंड थ्रू इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो हुए, मधुमक्खी वगैरह हुई, इनसे भी होता है। जैसे मान लीजिए जो हाउस फ्लाई हैं, वो जानवरों के गोबर पे जाके बैठ जाती हैं या फिर गंदगी पे बैठती हैं जहाँ पे माइक्रोब्स का अटैक हुआ पड़ा है पहले से,
अब वो जब उड़ के वो वहाँ पे जाकर बैठ गई, फिर उड़कर जब हमारे बॉडी को टच करती हैं, बॉडी पे बैठ जाएं या कपड़ों पे बैठ जाएं, या फिर जो अनकवर्ड फूड है यानी आपने खाना बिना ढके हुए रखा है तो उस पे बैठ जाएं, तो क्या हुआ, अब उस पे भी वो वायरस आ गया, अब उस पे भी वो माइक्रोब्स आ गए। अब जब हम उसी भोजन को लेंगे या फिर हमारे शरीर में जब वो हमारे शरीर में टच करी गए तो इस तरीके से भी ये बीमारी फैलती है। थ्रू एनिमल्स, जानवरों से कैसे फैलती है बीमारी? कुछ जानवर होते हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली, मंकी, ये सब रेबीज स्प्रेड करते हैं। एक वायरल डिजीज़ होता है, ये स्प्रेड करते हैं। जब ये जो रेबीज होता है वो एक वायरस होता है। वायरस, अगर वो वायरस कुत्तों के अंदर है, बिल्लियों के अंदर है या फिर किसी भी जानवर के अंदर है, और जब वो जानवर किसी व्यक्ति को बाइट करता है, काटता है, तो उसके लार से, जब उसके दांत में जो लार लगा हुआ था उसके लार के सहारे वो वायरस हमारे खून में आ जाता है, और खून में आने के बाद हमें भी बीमार कर देता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ बीमारियाँ दी गई हैं जो कि किस वजह से होता है, जैसे टीबी बैक्टीरिया के द्वारा, चिकन पॉक्स बैक्टीरिया के द्वारा, कॉलेरा बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ, रेबीज वायरस के द्वारा बीमारी होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज़ इन एनिमल्स। जानवरों में कैसे बीमारियां फैलती हैं? कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स को भी बीमार करते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स वगैरह बीमारी हैं जो कि मवेशियों को हो जाते हैं, और वो फूड या माउथ के सहारे आते हैं। अगर हमारा पेट है, लाइक डोमेस्टिक एनिमल काऊ वगैरह, वो इधर उधर घूमते हैं, इसीलिए ये भी प्रिवेंट हमें रखना चाहिए कि गाय कचरा ना खाए, गाय भैंस कचरा ना खाएं, क्योंकि उस जगह पे कुछ भी हो सकता है। कचरा ही केवल हमें दिख रहा है कचरा, कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखती है, लाइक माइक्रोब्स, वो भी वहाँ हो सकते हैं, और जब वो उसे ईट करती है, खाती है, भोजन के रूप में अंदर लेती है, तो फिर वो इन्फेक्टेड हो जाती है। पौधों में भी कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि माइक्रोब्स के कारण होती है, जैसे कटरस कैंसर जो बैक्टीरिया के कारण होता है, रस्ट ऑफ वीट, गेहूँ वगैरह ख़राब हो जाना, ये फंगीज के कारण होता है, टोबैको मॉस्किट वायरस के कारण होता है, पोटैटो ब्लाइट फंगीज के कारण होता है। नेक्स्ट इज़ फूड पॉइजनिंग। कभी कभी क्या होता है, अगर हम माइक्रोब से अफेक्टेड फूड को जब ले लेते हैं या पानी, खुला हुआ भोजन या खुला हुआ पानी पीते हैं, तो वो माइक्रोब्स डायरेक्ट हमारे इस बॉडी में चले जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, और हमें वॉमिटिंग वगैरह होने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं हम, और कभी कभी तो डेथ भी हो जाता है। तो ये फूड पॉइजनिंग होता है। अब हम फूड को, जब ऐसे ट्रांसमिशंस हैं जिसके थ्रू माइक्रोब्स हमारे शरीर तक आ सकते हैं, एयर से तो हम बच नहीं सकते हैं, यही है कि साफ़ सुथरा एयर में सांस लें हम, या फिर मुंह पे जैसे अभी मास्क वगैरह लगा रहे हैं ये यूज़ करें। दूसरा ये, अगर हम वाटर या फूड के सहारे कुछ चीज़ें जो बढ़ती हैं उसके लिए हम प्रिवेंट ये रख सकते हैं कि हम अनकवर्ड फूड को ना लें, ओवर कुक फूड ना लें, हम उसे बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स फ्री रखें फूड को। डिहाइड्रेट, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर सन के लाइट में डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, सुखा के रखा जाता है। प्रिवेंशन बाय सॉल्ट शुगर मेथड भी होता है जिससे सॉल्टिंग कहते हैं, इसके द्वारा भी चीज़ों को प्रिवेंट करके रखा जा सकता है माइक्रोब्स से। डीप फ्रीजिंग होती है, डीप फ्रीजिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको फ्रिज में रखा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। केमिकल प्रिजर्वेशन भी होता है, कुछ चीज़ों में केमिकल्स वगैरह का छिड़काव करके उन चीज़ों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं कि एक कॉमन सी चीज़ है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है पेड़ पौधों के द्वारा, तो पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट से क्लोरोफिल ट्रैप करते हैं। वो एक टाइम में किसी एक मोड से एक ही चीज़ ट्रैप कर पाते हैं। उन्हें नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है भोजन बनाने के लिए,
लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन घुला हुआ है उसे वो डायरेक्ट नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। अब इसके लिए मदद करता है राइजोबियम, जो कि एक बैक्टीरिया है और वो सॉइल में रहता है, यानी मिट्टी में रहता है। मिट्टी में राइजोबियम क्या करता है कि नाइट्रोजन ट्रैप करता है, नाइट्रोजन को ट्रैप करके सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देता है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट। और वो नाइट्रेट जब हम पेड़ पौधों में पानी वगैरह डालते हैं या किसी तरीके से उन्हें वाटर का कांटेक्ट होता है तो वो सॉल्यूबल फॉर्म में था ही पानी के साथ घुल के खनिज लवण बना के और फिर पेड़ पौधों में चला जाता है। इस तरीके से पेड़ पौधे उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये होता है फिर नाइट्रोजन का वहाँ पे यूज हो गया। अब क्या होता है कि पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया हो।